हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबको इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन अर्थात कि कल के सेशन में आपसे बात किया था बुक लिस्ट के बारे में। 1857 की क्रांति पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। 1857 की क्रांति में हमने कुछ बातें डिस्कस करा था और कुछ बातें जो थी उसे डिस्कस करना बाकी था। उनके प्रभाव के बारे में, उनके कारण असफलता के कारण के बारे में, यानी उसके आपका परिणाम के बारे में डिस्कस करना बाकी था। आज के सेशन में हम इसे डिस्कस करेंगे और देखते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग हमें कितना लाड प्यार देते हैं इस वीडियोस के लिए। हालांकि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और बेटर वे से और बेहतर कंटेंट्स आपको दे सके। क्लेम करने वाले क्लेम करते रहें, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बेटर से बेटर आपकी नॉलेज वाली चीज़ें आपके लिए अवेलेबल कराते रहें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंटली डिस्कस जो करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले 1857 की क्रांति की जो बगावत हुई थी, जो विद्रोह हुआ था उसको कैसे कुचला गया, किस तरह से उनको अप्रभावशील रहा, अर्थात कि प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखा पाया, उनकी अप्रभाविता या असफल का क्या कारण था, इसके बारे में डिस्कस करना है। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बगावत को कुचलने के बाद में, क्योंकि पिछले क्लास में हालांकि मैंने बताया था आपको कि बगावत के कुचलने के लिए कितना ज़्यादा वो अपने अलग अलग तरह के सेनापति का वो योजना बनाए हुए थे। अलग अलग सेनापति को उन्होंने भेजा था कि किसी भी तरह से जो ये आपकी विद्रोह है सामान्य रूप से समाप्त हो जाए। और समाप्त क्या हो जाए, 1858 में उन्होंने ये घोषणा भी कर दिया कि उसके पूरे देश में जो आपकी यह विद्रोह हुई थी वह पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। इसके पीछे रीजन भी था। एक रीजन तो ये था कि मान लीजिए कि बहादुर शाह आपका जो द्वितीय था, उन पे क्या कहते हैं, जो दिल्ली था, दिल्ली में फिर से उस सबका शासन हो गया, क्या बोलते हैं उसका, अंग्रेजों का शासन हो गया। एवं उसके बाद जो आपके बहादुर शाह द्वितीय थे उनको आपका रंगून में ले जाकर रख दिया गया। उनके बाद उनके जो आपके नेता थे, उनके जो आपके नए राजकुमार थे, उनकी मृत्यु कर दी गई। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिन वजह से आपके कुचला गया। और ख़ास तौर से जो कैपोवल आपके गए हुए थे लखनऊ रेजिमेंट में लखनऊ में जो कि गोरखा रेजिमेंट के थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर प्रभाव दिखाया। उन्होंने पूरे क्या कहते हैं विद्रोह को लखनऊ के एरिया में शांत करने में सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त की। दूसरा नंबर चीज़ कि आपका जब ये बहादुर शाह द्वितीय जब पकड़ा गया, जब इनकी सम्राट की आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो उस कंडीशन में तो मान लो प्रॉब्लम होना ही था, क्योंकि मेन सेंटर जो था हमारा वो दिल्ली था। दिल्ली से पूरे देश में कंडक्ट होता था, क्योंकि आपके जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनको पूरे देश का सम्राट बनाने का आपका वादा किया गया था, इसलिए मेन कंट्रोल जो था उनके हाथ में ही था। अब उनके पकड़े जाने की वजह से जो सेंटर पॉइंट था हमारा विद्रोह का वह आपका अलग हो गया, जिसके वजह से और ज़्यादा प्रभावशील हुआ, अर्थात कि यह असफल होने में आपका एक कारण बना। तो बगावत की कुचलने की बात किया तो 1858 के मध्य में यह कुचला गया, ठीक है, क्योंकि 1857 में तो स्टार्ट ही हुआ था। 29 मार्च को यह स्टार्ट हुआ था केस, और यह आपका पूरे 1857 में यह चलता रहा। ये कब की बात है, 1858 में यह पूर्ण रूप से कुचलने की बात कही गई। मेरठ में विद्रोह भड़काने के लिए 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को आखिरकार कैनिंग ने घोषणा किया कि विद्रोह पूरी तरह दबा दिया गया। 8 जुलाई 1858 को जब इनके द्वारा घोषणा किया गया, विद्रोह बंद हो गया, खत्म हो गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा यह करने के पीछे रीजन ये था कि आपका कैपोवल जो था उन्होंने घोषणा कर दिया था कि उनके एरिया में जो लखनऊ और मेरठ के या फिर आपका सहारनपुर, इन इलाका में जो ज़्यादा आपका दंगाई थे, जो विद्रोह का एक विस्तृत रूप फैला हुआ था, वहाँ पर उनके विद्रोह को रोक दिया गया। तो इसके वजह से होना ही था, क्योंकि हजरत महल आपकी वहाँ से छोड़ के चली गई, नाना साहब कानपुर से हार गए। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब जगह जगह से इनके जो आपके सेना थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो देश छोड़ के चले गए, नेपाल में भाग गए। आपके उसके तथ्य टोपे थे जो आपके क्या कहते हैं जंगल में जा छिपे। हालांकि जंगल में छिपने के बाद वो क्या हो गए, पकड़े गए। कुछ दिनों के बाद उनके एक फ्रेंड थे और फ्रेंड ने इन्फॉर्मेशन दे दिया उनको, क्या कहते हैं अंग्रेजों को,
और वो सोए हुए थे, सोए में ही वो पकड़े गए। उसके बाद उन पर आपका बहुत जल्दी उन पर शासन क्या कहते हैं चलाया गया, आपका कानून क्या कहते हैं नियम कानून लगाया गया उन पर, और तुरंत उसे फांसी की सज़ा भी दे दी गई। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिस रीजन की वजह से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो अब यानी कि कुचलने में अर्थात कि आपका मेन जो रूल जाता है वो कैपोल को जाता है। हालांकि उनके आपके 3-4 जो आपके सैनिक थे वह काफ़ी ज़्यादा इसके लिए प्रभावी माने जाते हैं, जिनमें आपके कैपोल थे, निकल्सन थे, ठीक है। उसके बाद आपका कैपोल, निकल्सन और भी थे 2 जिन्होंने आपका इसमें मेन रोल किया था। बाद में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया अंग्रेज आपके सैनिकों के द्वारा एवं अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो ये तो थी बगावत को चलने की बात। अब आती है कि इनकी असफलता के क्या रीजन थे, अर्थात कि विद्रोह की असफलता के रीजन क्या थे। तो पहला नंबर चीज़ तो सीमित आंदोलन था, अर्थात कि आंदोलन एक निश्चित एरिया में ही हो पाया था। निश्चित एरिया में होने का क्या मतलब है कि इनकी टाइम का फिक्सेशन नहीं हो पाया था। विद्रोह का जो टाइम में रखा गया तो रखा गया था 31 मई को, 31 मई को करना था, लेकिन विद्रोह का आपका जो टाइमिंग फिक्स किया गया था उस टाइम पे विद्रोह न होके विद्रोह कब हो गया 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हो गया, जिनके वजह से काफ़ी बड़े हिस्से में आपके विद्रोह की आग जो थी एक समय में नहीं बढ़ी। विद्रोह हुआ जिसमें टाइमिंग अलग अलग फॉर्म में हो गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में विद्रोह हुआ। अब विद्रोह अलग टाइमिंग में होने की वजह से विद्रोह का प्रभाव उस रूप में नहीं हो पाया जिस रूप में आपकी आशा की गई थी। दूसरा नंबर केस कि प्रभावी नेतृत्व का अभाव। भाई प्रभावी नेतृत्व का अभाव इसलिए था क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो निर्धारित नहीं था। जनरली आपकी आवेश की अधिकता थी लेकिन किसी लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया था। बेशक तथ्य तो पे जो थे नाना साहब थे आपकी, उसके बाद झांसी की रानी थी, हजरत महल थे, ये सभी आपके कुंवर सिंह जो थे ये सभी नेता में कोई कमी नहीं थी, इनकी नेतृत्व कर सकते थे, बेहतर बन सकते थे। हालांकि इन्होंने ऐसा बेहतर किया नहीं, यानी कि इनकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, ठीक है। अर्थात कि इनकी नेतृत्व इस फॉर्म में नहीं हुई जिस रूप में आप मेरे देश को एक सफलता प्राप्त हो और इस क्रांति में विजय हो। तीसरी नंबर पॉइंट आती है सीमित संसाधन। संसाधन की कमी थी भाई हमारे पास, यानी कि संसाधन हमारे पास इस फॉर्म में नहीं था कि हम उसके लिए लड़ सकें। संसाधन की बात करें तो उनके पास आपके गोले थे, बारूद थे, या फिर अलग अलग फॉर्म में आपके यूज थे करने के लिए, आपके अलग अलग रूप में तोप था, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अर्थात कि संसाधन की कमी भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और सीमित संसाधन के पीछे रीजन भी था कि जो आपके देश के बड़े बड़े जो नेता थे ना, क्या कहते हैं, जो रजवाड़ा वाले नेता थे, जैसे आपके बात करें हम रजवाड़ा राजस्थान का, मद्रास के इलाका का, ये सब अछूते रहे इनसे, अर्थात कि विद्रोह का समर्थन इन्होंने नहीं किया। उसके बाद चौथी और सबसे बड़ी असफलता के जो कारण थी मध्य वर्ग का हिस्सा नहीं लेना। मध्य वर्ग के जो लोग थे वो हिस्सा नहीं लिए। मध्य वर्ग में क्या जो शिक्षित वर्ग थे या फिर जो आपका मध्य वर्ग में व्यापारी थे, जमींदार थे, क्योंकि हम लोग के पास जो सैनिक थे उन सैनिकों को खाने की व्यवस्था जो की जाती थी, जितने जनरली सूदखोर जितने होते थे उनकी आपकी धन लूट के किया जाता था, क्योंकि वो समर्थन नहीं कर रहे थे, तो उनसे क्या किया जाता था, जो बड़े बड़े गोडाउन थे उसको अपने कब्जे में कर लिया जाता था ताकि उनसे हमें खाना का भरपाई किया जा सके, जिनकी वजह से जो सूदखोर थे और जो जमींदार थे वह हमारे विरोध हो गए थे। जमींदार के विरोध होने का एक और रीजन था कि जमींदार लोग को ऐसा लगता था कि हमें क्या कहते हैं, अगर अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं तो हमें जो खोई हुई हमारी जो आपकी राजसी है वो हमें फिर से वापस मिल जाएगी। हालांकि वो इनकी गलतफहमी थी कि इनके हारने के बाद, अर्थात कि इंडियन ये जो विद्रोह था इससे हारने के बाद उन्हें फिर भी कुछ भी मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ शिक्षित वर्ग को ऐसा आभास था कि वे अगर जीत जाते तो देश का विकास ज़्यादा होगा, हरित क्रांति जिस तरह से ब्रिटेन में हुई है वैसा यहाँ पर भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ जितना कि वो लोग आशा किए थे। तो ये सभी आपके कारण थे जो कि हमारे देश में 1857 की क्रांति की असफलता का मेन रीजन बना। अब फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो देखते हैं इन पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में कि किस तरह से सफलता के कारण ये सभी बने। तो पहले पॉइंट की फ्रेंड्स अगर बात करें तो सीमित आंदोलन। कह रहा है बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से में इसका कोई असर नहीं पड़ा।
भाई असर कैसे पड़ेगा, जब आपका डेट फिक्स किया गया 31 मई को, आपने स्टार्ट कब कर दिया, 10 मई को ही स्टार्ट कर दिया। आपके पास जो राजनेता थे, आपके पास जो नेता थे, उन नेता में एकता नहीं थी। कब शासन को कब आपके विद्रोह को स्टार्ट करना है, कब उनके प्रभावी रूप में कार्य करने हैं, इसका कोई आपके पास सबूत नहीं था कि कैसे कब करना है। अब इस कंडीशन में तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हमारा क्या हो गया कि हमारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो गई, अर्थात कि मैं सफलता के एक बहुत बड़ा कारण का हमें ये आपका नतीजा भुगतना पड़ा था। ठीक है, यानी कि बात ये हो गई कि अब आगे कितना भी कुछ कर ले, आगे विद्रोह को और आगे तक लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो था वो विभिन्न भागों में आपकी विद्रोह जो गई बट गई। अब 10 मई को होने की वजह से देश के जो अलग अलग हिस्से में जहाँ पर 31 मई को आपके स्टार्ट करने की बात थी, वहाँ पर क्या कर दिया गया, उनके हथियार छीन लिए गए। उसके वजह से आपके क्या हो गए कि थोड़ी सी समस्या हो गई और देश में, पूरे देश के सभी हिस्सों में एक समान रूप से विद्रोह नहीं फैल पाया, जिनके वजह से आपकी जो अंग्रेज आपके सैनिक जो थे आसानी से क्या कर लिए, आसानी से देश के इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, विद्रोह को आसानी से वो निपटाने में अपना जो सफलता है वो प्राप्त किए थे। उसके बाद कहते हैं अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, उसके बाद जोधपुर के राणा और अन्य विद्रोह का समर्थन नहीं किया। अब क्या थे ये जो आपके सिंधिया थे, होलकर थे, उसके बाद जोधपुर के राणा थे, ये राजस्थान मद्रास के इलाका के जो लोग थे, जो बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े राजसी थे। इनको ऐसा लगता था कि इनका अगर विद्रोह करते हैं तो अंग्रेज वाले हमसे खुश होकर हमें क्या करेंगे, हमें फिर से अपनी राजगद्दी दे देंगे। भाई ऐसा होना होता तो विद्रोह करने की आवश्यकता क्यों पड़ती, इस बात का उन्हें आभास नहीं था और उन्होंने इनका समर्थन ना करके उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया और अंग्रेजों की समर्थन करने की वजह से देश काफ़ी आगे तक बढ़ा। देश आपकी जो भी असफलता के आपकी जो मंजर था उसमें गिर गया। अगर आगे की पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे क्या था, प्रभावी नेतृत्व का भाव। हम ये नहीं कहते कि नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक है, ठीक है, लेकिन वे आंदोलन के असरदार नेतृत्व नहीं दे पाए। असरदार नेतृत्व देने का मतलब है कि एकता होनी चाहिए, एक समय में आपका लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, एकजुट होकर एक समय में लड़ने जाना है। इन चीज़ों का आपका जो होना चाहिए वो प्रबंध होना चाहिए। कब किन चीज़ों से लड़ाई करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य तथा स्पष्ट योजना का अभाव था। जो विद्रोह करने वाले थे उनका ठोस लक्ष्य नहीं था कि कैसे क्या करना है, हमें करना क्या है। मान लीजिए कि हम लड़ाई कर रहे हैं, किसी पर आक्रमण कर दिए, आपके ब्रिटिश आपके शासन पे हमने क्या कर दिया, हमला कर दिया, लेकिन उनसे हमें प्राप्त क्या करना है इसका हमें आभास नहीं था। मान लीजिए कि हमने क्या किया, अगर लड़ाई किया तो हमें पहले केस में हमें क्या कहते हैं, उनसे हथियार छीनने हैं या फिर उनसे अपनी जीत हासिल करानी है, इसका कोई तय नहीं था। लास्ट तक ये तय नहीं हो पाया कि आप किस लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। इसमें क्या था, सिर्फ बदला। हमें आपने क्या किया, हमें आपने मारा, मैं आपको मारूंगा, बस। हमें आपने मारा, हमें आपने परेशान किया, हम आपको परेशान करेंगे। भाई ये लक्ष्य थोड़े ना होता है, ऐसा लक्ष्य थोड़े ना होता है। और ऐसा ही लक्ष्य लेकर ये लोग लड़ने लगे। यहाँ तक कि आपके जो विद्रोह करने के लिए जो सैनिक थे, उन सैनिक में भी डिसिप्लिन की कमी थी। कभी कभी तो वो भी एक दंगाई की तरह अपना क्या करते थे, अपना रोल अदा करते थे। भाई अब दंगाई थोड़े ना, आप सैनिक है, सैनिक की तरह एकजुटता बनाइए और एक लक्ष्य के लिए लड़िए। वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पाई, ठीक है। यानी कि भावावेश में आकर वो सभी क्या कर लिए, गलत फैसले, अर्थात कि गलत फॉर्म में आपका जो शासन की सॉरी जो आपकी लड़ाई थी, विद्रोह थी, उसको लेकर चले गए, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि आपका कह रहा है कि बहादुर शाह जफर और नाना साहब की कुशल संगठन करता अवश्य थे, पर उनके सैन्य नेतृत्व की क्षमताओं की कमी थी। इनके पास अच्छे ये आपके क्या कहते संगठन करता थे, काफ़ी अच्छा टीम जुटा भी लिए थे और काफ़ी ज़्यादा एकता आपने एकत्र कर भी लिया था, लेकिन क्या था, उनके सैन्य नेतृत्व की जो क्षमता थी वह काफ़ी कम थी। अर्थात कि सैनिकों का नेतृत्व कैसे करना है, सैनिकों का यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इस चीज़ की वहाँ पर कमी थी, ठीक है। अगर आगे की बात करें हम लोग, तो आगे कहता है अंग्रेज सेना के पास लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलसन, हैवलॉक, आउट्रम एवं एडवर्ड जैसे कुशल सेना नायक थे।
उनके पास हमने अभी बताया कि लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलसन, हैवलॉक, आउट्रम, उसके बाद आपका कैपलसम, ठीक है, ये सभी क्या थे, बड़े बड़े उनके पास सेना नायक थे, सेनापति थे, जिनके पास एक अलग तरीके का आपके पास ट्रेंड थे कि कैसे वह अपने विद्रोह को कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए उनकी आपकी सफलता जो थी एक लाजमी सी बात थी। अर्थात कि कुशल सेना नायक थे, लेकिन उन सेना नायकों की कमी हमारे जो थे, हमारे जो रेजिमेंट थे, हमारी जो आपके विद्रोह के समूह थे, उसमें इसकी कमी थी। ठीक है, उसके बाद अगर आगे की बात करें तो आगे कहता है सीमित संसाधन। विद्रोहियों के पास न संख्या बल और न पैसा था। पहला नंबर चीज तो संख्या बल भी कम था। हम मानते हैं कि पूरे आपकी जो ब्रिटिश सैनिक थी उसमें 87% इंडियन सैनिक थे, लेकिन 87% का 87% इंडियन जो सैनिक थे वो हमारे देश में हमारे तरफ से लड़े थोड़े न थे, नहीं लड़े थे। अब फ्रेंड्स, जब वो हमारे देश में हमारे तरफ से लड़ेंगे नहीं तब किस बेस पर हमारी समूह बढ़ेगा, नहीं बढ़ना है। इस वजह से बड़ी समस्या हुई और हमारे देश में आपका संख्या बल कम हुआ। दूसरी नंबर चीज की पैसा की कमी भी थी। पैसा की कमी तो होना जरूरी चीज है, क्योंकि पैसा अगर होगा तब हम किसी चीज को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। और पैसा कब होता है, जब हमारे देश के अंदर जमींदार वर्ग या फिर मध्यम वर्ग के जो आपके शिक्षित लोग थे शामिल होते हैं, तो पैसा की कमी नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिक्षित वर्ग जो थे, मध्य वर्ग थे, हमारा साथ नहीं दिया, जिनकी वजह से हमारे पास पैसा की कमी थी। ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे। हमारे पास क्या था, हमारे पास हथियार था, लाठी था, तलवार था, लेकिन उनके पास आपके राइफल जैसे आपके बड़े हथियार थे, तोप थे, जिनके बम था, जिसकी वजह से वो आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। बड़ी संख्या के विद्रोह को कम समय में कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन हमारे पास इन चीज़ों की कमी थी, जिनकी वजह से समस्या और अधिक बढ़ गई। अगर आगे असफलता के कारण की बात करें फ्रेंड्स, तो होता है मध्य वर्ग का हिस्सा नहीं लेना। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। उदासीन रहने का मतलब, ये क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, उदासीन रहने का मतलब है कि उन्होंने कोई सपोर्ट ही नहीं किया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके बीच में आपका सहयोग करना चाहिए, तो सहयोग, हालांकि विद्रोह उन्होंने नहीं किया, यानी कि उल्टे में विद्रोह का समर्थन नहीं किया, तो उनका विरोध भी नहीं किया। लेकिन कहने का मतलब है, अगर इनका समर्थन मिलता तो हो सकता है कि हमारे देश की जो आपकी यह विद्रोह था, पहले विद्रोह में हम फतेह हासिल कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। व्यापारी एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई से सवाई कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना की थी। बताइए, जब अपने देश के ऐसे गद्दार हो तो देश की आपकी जो होगी, जो लड़ाई होगी, देश को पाने की जो लड़ाई होगी, भारत माता को बचाने की जो लड़ाई होगी, वह कैसे सफल होगा। जब देश में ही ऐसे गद्दार हो कि व्यापारी और शिक्षित वर्ग अपने देश के सेना को, अपने देश को हारने के लिए प्रार्थना करते थे भगवान से कि हमारा देश का जो विद्रोह है यह समाप्त हो जाए, देश के विद्रोही मारे जाए, पकड़े जाए। और ऐसा ही इसका परिणाम यही हुआ कि हमारे देश के विद्रोही जो थे वो मारे गए या पकड़े गए या किसी भी रूप में कुचल दिए गए। तो इसके पीछे बताइए, जब व्यापारी लोग और आपके जितने भी सभा करने वाले लोग, जो बम्बई के बड़े बड़े लोग थे, ये सभा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं कि देश की जो सेना है वो आ जाए। बताओ, देश को हम कितने स्तर तक आगे की तरफ ले जा सकते हैं। क्या चुनिंदे लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलकर कभी देश को या किसी समुदाय को आगे लेकर जा सकते हैं? क्या कभी नहीं लेके जा सकते हैं। उसके लिए ग्रुपिंग चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, सभी लोगों की एकता चाहिए, उसके बाद इस चीज़ को हम आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो ये आपके मध्य वर्ग के हिस्सा नहीं लेने की वजह से हमारे देश में और भी समस्या हुआ। अगर असफलता की आगे की बात करें तो ये सभी हमारे असफलता के कारण थे। असफलता के कारण में आपके मुख्य रूप से आपका जो था प्रभाव के नेतृत्व, आपका प्रभाविक नेतृत्व नहीं हुआ। सांप्रदायिक अवस्था जो होगी 2-4 भागों में बंट गई। उसके बाद क्या हुआ, देश के बड़े बड़े हिस्से जो रजवाड़े वाले लोग थे उन्होंने देश का समर्थन नहीं किया और आपने क्या किया, देश की जो विद्रोह था उससे हारने के लिए अपनी यथासंभव उन्होंने कोशिश किया कि देश हमारा किसी भी फॉर्म में हार जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी किया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें
तो कहता है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अगर विद्रोह के परिणाम की बात करें, स्पेशल की विद्रोह के परिणाम क्या हुए, तो इनको चर्चा करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस विद्रोह को खत्म करने के लिए जो आपकी महारानी विक्टोरिया थी उसकी घोषणा पत्र आई थी, और उन्होंने घोषणा पत्र में कुछ बात कही थी। उन बातों को आप एक बार जान लीजिए। पहला नंबर चीज कि अंग्रेज जितने अपने पहले से अपना जितना राज्य विकसित कर लिया था या जितने पे विस्तार कर लिया था, उसके आगे राज्यों का विस्तार नहीं करेगा। जो राज्य की हड़प नीति थी उसे समाप्त करना, पहला नंबर केस। पहली नंबर जो उनकी बात लिखी थी कि राज्य हड़प नीति अब समाप्त की जाएगी, यानी राज्य का जितना विस्तार हो चुका है अब इसके आगे और विस्तार नहीं होने वाले हैं। उसके बाद क्या, जितने भी राज्य के साथ, जिस भी आपके रियासी राज्यों के साथ या फिर आपके जितने भी आपके जनपद थे उनके साथ अगर किसी भी तरह का कोई समझौता या ज्ञापन हुआ था तो उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा, उनका पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद उन्होंने कहा कि धार्मिक जो सहिष्णुता है उसको हमें पालन करना है। धार्मिक सहिष्णुता पालन करने का मतलब जो उनका मोटो था अंग्रेज का कि सिर्फ यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म का ही प्रचार प्रसार हो, इन चीज़ों को नहीं माना गया। कहा गया कि बाकी धर्म के लोगों को भी हमें मानना पड़ेगा, और इनके लिए विक्टोरिया की एक लाइन उनके लिए भी रखी गई थी। उसके बाद क्या, भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार किया जाएगा, अर्थात कि यहाँ के जो लोग होंगे उन पर किसी भी तरह की परितंत्र की तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। उसके बाद कहा गया कि भारत के अंदर जो रीति रिवाज पहले से चली आ रही थी उस रीति रिवाज को जैसे था वैसे ही मानना है। आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं पहले ब्रीफ में उनके जो विद्रोह के लिए उन्होंने जो श्वेत पत्र भेजा था उन पत्र के बारे में आपकी चर्चा कर रहे हैं। उनमें मेन चीज़ें जो बताया उन्होंने उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहला नंबर, रीति रिवाज जो थी, परंपरा जो थी प्राचीन भारत की, वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि हमारे जितने भी भारतीय होंगे उनको निष्पक्ष पक्ष रखा जाएगा, अर्थात क्या कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति होगा वह आसानी से क्या करेंगे, आपकी जो जॉब का प्रमोशन होगा उसे बड़े रूप में दिया जाएगा। हालांकि ये उनकी आपकी चिट्ठी थी जिसमें ऐसा कहा गया था, ऐसा हमारे देश में बहुत असर तक हुआ नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या, वो जितने भी विद्रोही थे, जितने विद्रोही को अगर पकड़ा गया था तो उन्हें क्षमादान देने की बात उनसे कही गई थी। लेकिन हमारे देश में जो आपके ब्रिटिश शासन थे उस समय, उन्होंने इस बातों को नेगलेक्ट कर दिया, उन बातों को उन्होंने माना नहीं। जो भी पकड़े गए थे उन्हें फांसी की सजा दे दी गई और ये बहुत बड़ी केस थी। ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके इनके विद्रोह के परिणाम क्या हुए, इनके बारे में थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं। कह रहे 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व को खत्म कर दिया। पहला नंबर चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था वह खत्म हो गया। अब यह वायसराय के फॉर्म में हमारे देश के अंदर आपके जनरल वायसराय के फॉर्म में ये काम करने लगे। इंग्लैंड में 1858 के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, अर्थात कि एक राज्य सचिव होगा जो कि देश के अंदर अर्थात राज्यों के अंदर जो होने वाली समस्या होगी उनके बारे में रिपोर्ट करेगा। किसे? वह रिपोर्ट करेगा आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके बाद क्या, ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। हमने अभी बताया आपको कि उन्होंने आपका जो विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने एक आपका क्या कहते रिपोर्ट भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था जितना प्रसार हो गया है राज्यों का, इससे आगे राज्यों का प्रसार नहीं हो गया, अर्थात कि हड़प नीति जो थी राज्यों की, अर्थात कि उसे समाप्त करना जाएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट सबसे बेहतर किया गया तो क्या गया था, कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने का अधिकार स्वीकार किया गया। अर्थात कि कानूनी वारिस रूप में अगर किसी ने गोद लिया है तो उसे कानूनन रूप से उन्हें उनका अधिकार पूर्ण रूप में मिलना चाहिए, जैसा कि नहीं दिया जाता था। अगर दिया जाता तो एक केस ही नहीं होता। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को नहीं दिया गया, बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे उनको उसके बारे में नहीं दिया गया, उनको नहीं दिया गया। उसके बाद आपके बाजीराव कह रहे बहादुर शाह सेकेंड के आपके जो परिवार वाले थे उनको ये सब आपका अधिकार नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि ये भी बात कह दिया गया था कि जो भी व्यक्ति अगर क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से कानून के वारिस होने का कोई भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यह विद्रोह का कारण था। लेकिन इसके बाद विद्रोह के परिणाम यह हुआ कि कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया कि आप गोद ले सकते हैं और अपने उसके अनुसार आप कार्य
कर सकते हैं। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कुछ वन लीनियर फैक्ट है, इनके बारे में जान लीजिए, जो कि आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आता है और मैंने इसे आपको छोटे फॉर्म में कर दिया है ताकि आसानी से आप इन चीज़ों को याद रख सकें। पहला नंबर चीज कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, अर्थात कि किस प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तो आपका है कमल और चपाती। कमल और चपाती के रूप में 1857 की क्रांति को माना जाता है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सका है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और चपाती। दूसरे वन लाइनर की बात करें फ्रेंड्स, तो 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। इसकी चर्चा हमने पूरी क्लास में काफ़ी ज़्यादा की है, इसलिए आपको इसे याद रखना पड़ेगा। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1857 की क्रांति का आपका जो था वह आपका फिक्स डेट कौन सा था, तो उस समय आपका आंसर होगा 31 मई 1857। हालांकि यह 31 मई 1857 का आपका एक अपॉइंटेड डेट था, जिस डेट को हमें क्या करना था, विद्रोह करना था, लेकिन ये हुआ 10 मई 1857 को, स्टार्ट हुआ मेरठ से। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो क्रांति के विभिन्न नामों से जानते हैं हम लोग। 1857 का भारतीय विद्रोह, जैसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 1857 की तत्कालीन कारण क्या थे, तो तत्कालीन कारण मेन ये था जो चर्बी वाला कारतूस था, इसका यूज किया जाना, जिनके वजह से आपके सैनिकों में मेन विद्रोह पैदा हुआ और उनके ही विद्रोह के कारण पूरे देश में एक आपका जन समूह पैदा हुआ और जन समूह के आपकी स्थिति में हमने विद्रोह का ऐलान किया था। उसके बाद अगले की टॉपिक की बात करें वन लीनियर की, तो वह आपके 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भारत का कौन सा हिस्सा रहा, उत्तर और मध्य भारत। हमने अभी चर्चा किया था कि दोआब इलाका में ही सिर्फ आपका क्या था, 1857 की क्रांति का गठन हो पाया था, बाकी इलाका अर्थात कि दक्षिणी भारत में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। दक्षिणी भारत की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपके देश के अभी कर्नाटका केरला के इलाका में, आंध्र प्रदेश के इलाका में यह ज़्यादा तक नहीं फैला था। यह हमारे देश में यूपी बिहार या दिल्ली तक सीमित था, आगे की तरफ ये क्योंकि मद्रास का इलाका अब उस समय भी अछूता रहा। मद्रास प्रेसिडेंसी एक ऐसा था जो कि इस आपका जो आंदोलन था इसमें किसी भी फॉर्म में भाग नहीं लिया था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कौन सी प्रेसिडेंसी जो थी इसमें बिल्कुल अछूता रहा था, तो आपका आंसर जो होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहता है हमारा 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन थे। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन थे, तो अमरचंद भाटिया, जिसने अपनी सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी। उनके दत्तक पुत्र को जब नहीं दिया गया था तो आपका क्या कहते हैं, रानी की झांसी की जो रानी थी उनके दत्तक पुत्र थे, उनको राज सिंहासन नहीं दिया गया था। इस कंडीशन में क्या थे, जो अमरचंद भाटिया जो थे उन्होंने कहा कि हम पूरी संपत्ति उनके पुत्र को एवं उनको अगर दान दे देंगे, किस लिए कि वो विद्रोह में इसके हिस्सा ले रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी, इसलिए उन्हें भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें वन लीनियर की, तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था। पहला शहीद ऑब्वियसली मंगल पांडे होंगे, क्योंकि वो बैरकपुर छावनी में विद्रोह का ऐलान किया और विद्रोह के ऐलान करने के फलस्वरूप 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा दी गई और इनके ही फांसी की सजा देने के बाद भावावेश में आकर पूरे देश में आपके विद्रोह का ऐलान हुआ था। तथा राजस्थान में अमरचंद भाटिया, जिसे ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी गई क्योंकि इन्होंने खुलकर झांसी की रानी का सपोर्ट किया था। ठीक है, इन्होंने पूरी संपत्ति आपकी झांसी की रानी को दे दिया था, इसलिए बेचारे अमरचंद भाटिया को राजस्थान में आपका राजस्थान के थे, जिसे ग्वालियर में फांसी की सजा दे दी गई थी। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात थी, अर्थात कि पहली मृत्यु की अगर बात की जाए तो मंगल पांडे और अमरचंद भाटिया थे। ठीक है, अगर आगे की पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे की पॉइंट कहता है 1857 की क्रांति का सबसे युवा शहीद।
अर्थात कि सबसे कम उम्र के जो राजनेता थे जिन्होंने हिस्सा लिया और उनकी मृत्यु हो गई, वो कौन थे? हेमू कलानी, जिसे टोंक की फांसी दे दी गई थी। हेमू कलानी, हमने बताया था कि बेचारे जो राजकुमार थे उनके किनके क्या कहते हैं, बहादुर शाह जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके आपके 2 पुत्र थे और एक उनके पोता था जिन्हें उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और वह जो थे सबसे कम उम्र के आपके देश के सैनिक थे जिसे उन्हें सजा दे दी गई और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अर्थात उनका नाम जो था हेमू कलानी। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला है कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस नेता का नाम धोतू पंत था? धोतू पंत किसे कहा जाता था? उसे कहा जाता था नाना साहब को। नाना साहब को धोतू पंत कहा जाता था। नाना साहब की तरफ से लड़ रहे थे हमारे तथ्य टोपे, याद होगा आप लोग को। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? बैरकपुर छावनी में किसने किया था विद्रोह? मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को, क्योंकि इन्होंने 29 मार्च को आपके सैनिक के जो आपके नेता थे, सेना नायक थे, उनकी हत्या कर दी थी, जिनके वजह से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे ने अंग्रेज के खिलाफ कब बिगुल फूंका था? अर्थात मंगल पांडे ने स्टार्ट कब किया था? 6 मार्च को उन्होंने पहला और गावट डाला था। उनके बात नहीं मानने के बाद 24 मार्च को एक बार फिर से अटैम्प्ट किया था। उसके बाद नहीं होने के बाद 29 मार्च को उन्होंने मर्डर किया था। ठीक है, याद रखना है आपको फ्रेंड्स। स्टार्ट उन्होंने जो किया था 6 मार्च को किया था। ठीक है, उसके बाद करें मेरठ में सिपाही ने कब विद्रोह किया था? तो भी असली सी बात है, 10 मई को किया था। 31 मई का ऐलान था लेकिन 10 मई को हुआ था। किस सैन्य टुकड़ियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया था? तो मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI ने किया था। हमने आपको बताया था कि आपका जो पहले क्या किया गया, वहाँ पे जो धन सिंह के नेतृत्व में जो शासन की व्यवस्था विद्रोह का ऐलान किया गया था आपका मेरठ में, तो वहाँ पे धन सिंह ने आपका जब क्या कहते हैं जेल पर हमला किया, 86 कैदी को उन्होंने छुड़ा लिया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से वो कहाँ की तरफ कूच किए? वो दिल्ली की तरफ कूच किए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया था, आपके जो बहादुर शाह उन्हें देश का सम्राट घोषित किया था। ठीक है, और वो जो टुकड़ी थी वह उसमें ज़्यादा जो सैनिक थे वह आपकी 20 NI अर्थात कि पैदल और घुड़सवारी वाले लोग उसमें शामिल थे। आइए फ्रेंड्स, आगे वन लिनियर की अगर बात करें तो आगे कहते हैं हमारा कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तो नाना साहब की अगर बात करें तो नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिन्हें उनका अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वह लड़ रहे थे। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम ये भी था कि बाजीराव द्वितीय जो थे वह आपके कहाँ के थे? बाजीराव द्वितीय आपके महाराष्ट्र के थे। अब पुणे के इलाका में महाराष्ट्र से उन्हें क्या कर दिया, घसीट के कहा गया, उन्हें जबरन कहा गया कि आपको क्या रहना है, इधर आगरा के साइड में ही आपको रहना है। तो इस कंडीशन में उनका विद्रोह का आपका एक और प्रॉब्लम हो गया। कानपुर से लड़ने की प्रॉब्लम ये भी हो गई कि वो थे तो वहाँ पे क्या कहते हैं आपका पुणे में, लेकिन उन्हें क्या किया गया, यहाँ पे रहने के लिए मजबूर किया गया। इस वजह से वो यहाँ से आकर लड़े थे। अगर तत्या तोपे की बात करें फ्रेंड्स, तो तत्या तोपे का वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। तत्या तोपे का जो नाम था वो नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग। लखनऊ में विद्रोह का कमान किसने संभाला था? लखनऊ का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये नेपाल में भाग गई थी। क्या कहते हैं, जब विद्रोह हुआ, जब देखा जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो बेगम हजरत महल जो थी वो नेपाल भाग गई थी और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद की अगर बात करें, जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नायक किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, जिसकी मृत्यु 9 मई को हुई थी। मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 9 मई की हुई थी। ठीक है, झांसी में विद्रोह का झंडा किसने थामा था? ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से तो लड़ी ही थी, क्योंकि उनके भी दत्तक पुत्र को उनका अधिकार नहीं प्राप्त था। विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि भारत में अगर कोई योग्य नेता हो तो अंग्रेज हार जाते? ठीक है, जॉन लॉरेंस ने कहा था, जो कि उनका सेना नायक था। कहा कि विद्रोह के बारे में कहा उन्होंने कि भारत में अगर कोई असरदार योग्य नेता होता
तो हमारी क्या हो जाती है, हार फिक्स हो जाती है। और उन्होंने सबसे मजबूत जो सैनिक और सबसे मजबूत नेता को जिसने नाम दिया था वो नेता थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी हो तो झांसी वाली रानी थी। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए किस नियम के अर्थात कि नियम बनाए थे, भारतीय परिषद अधिनियम। उन्होंने नियम बनाया था भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। 1858 में उन्होंने एक नियम बनाया 1857 की क्रांति के बाद, जिसके बाद उन्होंने देश में शासन करने का एक नया जरिया आपका बनाया, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि देश में जितनी आपकी राज्य का प्रसार हो चुका है इसके आगे राज्य का प्रसार नहीं होगा, एवं बहुत सारे अन्य नियमों को उसमें प्रतिपादित किया, उनमें शामिल किया। तो फ्रेंड्स ये थे आपके वन लिनियर, ठीक है, जिन क्वेश्चन को हमने अभी देखा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस पूरे आपके इस 1857 के क्रांति के मुख्य सारांश थे। आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम लेकर आएंगे अगले क्लास में कुछ विशेष टॉपिक आपके लिए। आपने पूरे सेशन में हमारे साथ बना रहा, इसके लिए a lot of thanks, many थैंक्स। जय हिंद।